वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 9 अप्रैल 2022 है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज के सेशन में काफी डिले हो गया है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स आईडीएमपी के बारे में जानकारी है, जहां पर आप बिल्कुल टारगेटेड तरीके से विद प्लान अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 18 अप्रैल 2022 को कोर्स लॉन्च हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहेगा। पहला आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है। बूचा में किलिंग्स होती हैं, मैसेकर टाइप का था, जिसका आरोप रशिया के ऊपर है। रशियन सोल्जर्स ने ऐसा किया है, रशिया का कहना है ये प्लॉटेड है। काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर दुनिया सीरियस हो गई आफ्टर दैट इंसिडेंट। फर्दर रशिया के ऊपर कई सारे आरोप वैसे भी लगे हैं वॉर क्राइम्स के, और ड्यूरिंग यूक्रेनियन वॉर उन्होंने जो एट्रोसिटीज करी हैं उसको लेकर ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लग रहे हैं। प्रेशर है रशिया के ऊपर, हालांकि वॉर के हिस्से के तौर पर यह चलता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अभी हाल ही में वोट किया रशिया को सस्पेंड करने के लिए, और फाइनली रशिया को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया है उनके मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशंस के आधार पे। यूएनएचआरसी की बात करते हैं। 2006 में इस संस्था को बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इसमें कई सारी सरकारें एक साथ आती हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम के भीतर से ही। यूएनएचआरसी ने इसके पहले जो एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसको रिप्लेस किया था। ये हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये जानकारी जरूर से ध्यान में रखिएगा, ट्रैक किया जा सकता है आपको। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें एक रीजनल डायमेंशन के बेसिस पे चुना जाता है। कुछ ऐसे कि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंटेशन मिले यूएनएचआरसी में। यहां पर कोई भी एक मेंबर जो इलेक्ट किया गया है वो 3 सालों के लिए अपने पद पे रहता है, और कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा लगातार टर्म नहीं ले सकता। एक बार चुने गए फिर दोबारा चुन लिए गए, अब दोबारा नहीं चुने जा सकते। यूएनएचआरसी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करता है। जो भी बातें की जाती हैं वो फॉलो की जाए जरूरी नहीं, लेकिन एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि यूएनएचआरसी की बातों को फॉलो किया जाए। फर्दर किस देश ने ह्यूमन राइट को कितना सीरियसली लिया है उसको लेकर वो एक पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, और ये रिव्यू उन सभी 193 यूएन मेंबर स्टेट्स में होता है। इसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू या फिर यूपीआर के नाम से पुकारा जाता है। अगर किसी देश में आरोप है स्पेसिफिक वायलेशन का, तो उसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स भी भेजता है यूएनएचआरसी, और वहां पर इन्वेस्टिगेशंस करवाता है। वो कंट्री यूजुअली उन्हें इनवाइट कर लेती हैं, क्या ये देख लीजिए हम नहीं कर रहे हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। किसी कंट्री को यूएनएचआरसी से अगर हटाया जाना है तो कैसे हटाया जाता है? रूल्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली किसी भी देश को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर सकती है अगर वो लगातार ग्रॉस और सिस्टमैटिक वायलेशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट का। तो किसी कंट्री के सस्पेंड होने के लिए जरूरी है कि जो प्रपोजल आया है उसके फेवर में 2/3 की मेजोरिटी अटेन की जाए, 2/3 वोट्स पड़े उस प्रपोजल के फेवर में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन टेंट टर्टल के बारे में है। यूजुअली ऐसी खबरें आती हैं कि इलीगल माइनिंग की वजह से जो टेंट या किसी प्रकार का जो टर्टल है या स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन में जा रहा है। यहां कुछ अलग रिपोर्ट आई है। ऐसे आरोप लग रहे थे कि नर्मदा नदी के आसपास जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसकी वजह से इंडियन टेंट टर्टल एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पर है। अभी कुछ रिपोर्ट्स ने यह कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खैर, न्यूज आई तो इंडियन टेंट टर्टल भी न्यूज में आया। नाम से स्पष्ट है कि इसका नाम टेंट क्यों रखा गया है, और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ये जो टर्टल है इसका शेप बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसका जो ऊपरी कवच है वो एक टेंट के आकार का होता है, और ये इनके लिए एक समस्या का विषय भी है। अक्सर इन्हें इनके इस एट्रैक्टिव एट्रीब्यूट के लिए कैप्चर किया जाता है। ये टर्टल फैमिली जियोनिडिडाई से बिलोंग करता है। फ्रेश वाटर में, वेटलैंड में या स्वैम्प में रहना ये टर्टल पसंद करता है। ये इंडिया और बांग्लादेश का एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब समझते हैं कि सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, बाकी जगहों पर यह टर्टल आपको नहीं मिलेगा। आईयूसीएन का स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। खतरा वही अट्रैक्टिव अपीयरेंस, देखने में काफी खूबसूरत होता है, इसलिए लोग इसे अक्सर कैप्चर कर लेते हैं, और इन्हें पेट मार्केट में इलीगली ट्रेड किया जाता है ताकि लोग इन्हें अपने घरों में एक्वेरियम वगैरह में ले जाके रख लें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन वात्सल्य के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार करी है। मिशन वात्सल्य स्कीम के लिए स्टेट्स और यूटी से कहा गया है कि आप अपने सजेशंस दीजिए इस स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये उद्देश्य है कि बच्चों और महिलाओं को इंटीग्रेटेड बेनिफिट मिले मिशन वात्सल्य के तहत,
जोड़कर उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का? इस मिशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यह है कि बच्चों को, लगभग हर बच्चे को भारत में हैप्पी और हेल्दी चाइल्डहुड मिले, वो खुश रहे और स्वस्थ रहे। इसके लिए उन्हें सेंसिटिव, सपोर्टिव और सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम दिया जाएगा, एक ऐसा माहौल जहां पर बच्चा अपना पूर्ण विकास कर सके। मदद दी जाएगी स्टेट्स को और यूटीज को कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, जहां पर बच्चों के जुवेनाइल स्टेज में उनके डेवलपमेंट के प्रावधान किए गए हैं। फर्दर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी पूरा करने में ये स्कीम मददगार साबित होगी। इस स्कीम के क्या हैं कंपोनेंट्स? इसके तहत बनाई जाएंगी कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज जो इस दिशा में काम करेंगी। सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल केयर या सर्विसेज की बात की जाएगी। नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर सर्विसेज कैसे दी जाए, कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो, इसके भी प्रावधान किए जाएंगे। और इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज की बात भी की जाएगी। अगर कोई बच्चा नीड में है तो 1098 का इस्तेमाल करके उसकी कैसे मदद की जाए। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ये एक ड्राफ्ट है, तो सजेशंस मिलने के बाद ये फाइनल शेप लेगा, तब इन सब बातों का महत्व ज्यादा होगा। मिशन का की फीचर ये है कि यहां पे सरकार का प्लान है कि वो प्राइवेट और वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे, ऐसे बच्चों को लेकर जिन्हें या तो छोड़ दिया गया है या फिर वो मिसिंग है, कि उन्हें कैसे मदद दी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल EOS-02 सैटेलाइट के बारे में है। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके पहले सैटेलाइट्स के अलग अलग नाम हुआ करते थे जिनको भेजा जाता था अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर सरकार ने प्लान ये किया कि अब से 2020 के बाद से कि जो भी सैटेलाइट्स अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भेजी जाएंगी उन्हें हम टाइटल देंगे EOS, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। उसके बाद ये 1, 2, 3, 4 का क्रम शुरू हुआ। हालांकि 2 के आगे की सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन 2 अटका हुआ है। EOS-2 इसे एक्चुअली में जो 2021 का चौथा क्वार्टर था, यानी कि लास्ट क्वार्टर, उसमें ही 2021 के लास्ट में इसको लॉन्च किया जाना था, बट ऐसा हो नहीं सका। तो EOS-2 को अब 2022 के सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा, ऐसी न्यूज आई है। नाम से स्पष्ट है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मतलब इनका काम होगा कि ये अर्थ को ऑब्जर्व करें और इंफॉर्मेशन कन्वे करें। काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट होगी कि कैसे नई टेक्नोलॉजीज को हम स्पेस में वर्क कर सकते हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। इसे लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। इसको लॉन्च करने के लिए जो हम लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी SSLV-1, यही इस सैटेलाइट को कैरी करेगा। जो सैटेलाइट है ये 4 स्टेज का एक माइक्रो सैटेलाइट है जो अपने साथ लेकर जाएगा 500 kg का एक पेलोड सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में। इसका इस्तेमाल कई तरीके से किया जाएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जो मिनिएचराइज्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या रिएक्शन व्हील्स हैं, इन सभी को लेकर ऑब्जर्वेशन करके ये जानकारियां हमें कन्वे करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर ने प्रेसाइड किया है इसकी 37th मीटिंग को, एंड दैट्स व्हाई ये कमेटी न्यूज में है। इस कमेटी को फॉर द फर्स्ट टाइम 1976 में बनाया गया था और इसको बनाने के लिए एक कानून का इस्तेमाल किया गया था, दैट वाज ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963। उसके सेक्शन 4 को यूटिलाइज करके ये संस्था अस्तित्व में आई। जो कमेटी है उसके पास जिम्मेदारी है कि हिंदी का ऑफिशियल पर्पस से कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, ये उसको रिव्यू करें। इस रिपोर्ट को वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर देते हैं अपनी रिकमेंडेशंस के साथ। उसके बाद प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस रिपोर्ट को लेकर जाएं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में हर हाउस में उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के थ्रू रखा जाता है और उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी भेज दिया जाता है कि आप भी देख लीजिए क्या प्रोग्रेस चल रही है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस कमेटी में होते हैं 30 सदस्य, जिनमें से 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। जो मेंबर्स होते हैं इन्हें लोकसभा और राज्यसभा से सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चुना जाता है बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इसमें आपके पास जो भी कैंडिडेट्स होते हैं आप उनमें से किसी एक को नहीं चुनते बल्कि देते हैं प्रायोरिटीज, जैसे कि A, B, C और D 4 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। इसमें आपको बताना होगा कि मैं सबसे पहले चाहता हूं A चुना जाए, अगर A ना चुना जाए तो C चुना जाए, C ना चुना जाए तो D चुना जाए, और जब ये तीनों ना चुने जाएं तो मैं चाहता हूं सबसे आखिर में B चुना जाए। बिल्कुल वैसे ही कोई एक व्यक्ति B को पहली प्राथमिकता दे सकता है। तो ऐसे आपको हर व्यक्ति को वोट देना होता है। बाद में जिस व्यक्ति के वोट सबसे कम होते हैं उसकी सिंगल प्रायोरिटी के जो फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट्स होते हैं वो बाकियों में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। तो इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का माध्यम होता है जिसको आप पॉलिटी में बहुत से विस्तार से पढ़ते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको यहां पे दिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में है। हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ये रिलीज किया कि इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फंड में ताकि स्पोर्ट्स में डोपिंग को रोका जा सके। डोपिंग
पीईडी के इस्तेमाल को लेकर शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो बैन कर दी गई हैं, जिनका इस्तेमाल कई बार जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए करते हैं। कोई इंजेक्शन, कोई पिल, जिसे खा लेने के बाद उनकी बॉडी की एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद वो कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होकर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इससे जो एक सामान्य खिलाड़ी है वो पीछे रह जाता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब कर देता है। आप इसे स्पष्ट शब्दों में चीटिंग कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इस प्रकार के सब्सटेंस के इस्तेमाल को रोका जाता है। इस प्रकार के सब्सटेंस को परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग या पीईडी भी कहा जाता है। इसको रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस पूरे फंड को क्रिएट किया गया था 2008 में। इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है स्टेट पार्टीज को मदद देने के लिए कि वो स्पोर्ट्स में डोपिंग को कैसे रोक सकते हैं। फंड की 3 बेसिक प्रायोरिटीज होती हैं। जो यंगस्टर्स हैं या स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर फोकस किया जाए प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे कि वो एजुकेट करें स्पोर्ट्स पर्सन को कि आप इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। पॉलिसी एडवाइस करें कि किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई जाए कि एंटी डोपिंग को इंप्लीमेंट किया जा सके, डोपिंग को रोका जा सके और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। अगर डोपिंग के केसेस आते हैं तो उन्हें वो मॉनिटर कर सके। कुछ और भी कन्वेंशन हैं जो एंटी डोपिंग पे फोकस करते हैं। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन काफी फेमस है। ये सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कोपेनहेगन डेनमार्क में 2003 में, वहां पर इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जहां पर देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वो जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है उसे फॉलो करेंगे और इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं जो अचानक से किसी खिलाड़ी की एनर्जी को बढ़ा देते हैं उनका इस्तेमाल बंद किया जाएगा। ये पहला स्टेप था जहां पर तैयारी की गई कि हम डोपिंग को स्पोर्ट्स में काउंटर करेंगे और इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को 2003 में एक्सेप्ट कर लिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक कमेटी के बारे में है, अश्विनी वैष्णव कमेटी। ये एक एडवाइजरी कमेटी है जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कैसे बढ़िया से हो सकती है उसके बारे में बनाई गई है। अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में भारत के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं। कमेटी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि किस प्रकार से हम अपना पूरा जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है उसे स्ट्रक्चर करें, इफिशिएंट बनाएं या स्ट्रेटेजिकली उसे इंप्रूव करें, गाइडलाइंस दें ताकि जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट करके भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में है। रसो यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रभाव कई सारे देशों के डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस पर भी देखने को मिला है। इस दौरान इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 120 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से रिलीज कर दिया है ताकि दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस के बढ़ते हुए दामों में थोड़ी सी राहत मिल सके और इंडिया ने आईईए के इस कदम की सराहना की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरगवर्नमेंटल का मतलब साफ है, दुनिया भर की सरकारें इस संस्था में आती हैं। ये पेरिस में बेस्ड है यानी कि फ्रांस में। 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था जो ओईसीडी का फ्रेमवर्क है उसके विदिन। ओईसीडी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जैसा कि पहले भी बताया गया कि ये फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। मिशन बिल्कुल साफ है, 4 फोकस एरिया है इनका। एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, मतलब सभी देशों को जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो मिलती रहे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एनर्जी का इस्तेमाल ऐसे किया जाए। इन्वायरमेंटली लोगों को अवेयर किया जाए कि एनर्जी का इस्तेमाल इस तरीके से ना किया जाए कि हम इन्वायरमेंट ही बर्बाद कर दें और दुनिया भर में अपना एंगेजमेंट इंश्योर किया जाए। आईईए इनिशियली केवल जो ऑयल सप्लाई का फिजिकल डिसरप्शन होता था उस पर ही फोकस करता था, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन सोर्स या स्टैटिस्टिक्स पर भी फोकस करते हैं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के और कोशिश करते हैं कि ऑयल की सप्लाई इफिशिएंट बनी रहे। इनका एक बहुत ही वेल नोन पब्लिकेशन है जिस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। सिंपल सा प्रश्न आ सकता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसने रिलीज किया हाल ही में? जवाब होगा आईईए। ओईसीडी मेंबर्स ही आईईए के सदस्य हो सकते हैं। 2022 में लिथुआनिया 31st मेंबर बना आईईए का। रिवीजन करेंगे। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करता है, स्पष्ट रूप से गलत है, इनके रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग होते हैं। इंडियन टेंट टर्टल शेड्यूल 1 में है WPA 1972 के, दैट्स ट्रू। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस 30 सदस्य, सारे के सारे लोकसभा से, शुद्ध रूप से गलत है। 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग स्पोर्ट 2008 में सेटअप किया गया, ये तो सही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, गलत है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी गलत हो गया, जो कि ओईसीडी के फ्रेमवर्क में बना है। तो हमारा आज का सेशन यहां पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।